प्रिय छात्राओं, यमे प्रीवियस द्वितीय प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में मैंने पहले इसकी उपलब्ध सामग्री की चर्चा लगभग 3 सीरीज में कर ली। इसी उपलब्ध सामग्री के आधार पर इसकी प्रवृत्तियों का भी निर्धारण होता है, इसकी उपलब्धियां भी गिनाई जाती और इन्हीं के आधार पर एक अलग प्रश्न बनता है। वो प्रश्न है इस काल के नामकरण का, जो अधिकांशतः विवादित भी रहा है और विशिष्ट भी रहा है। आज हम इस काल के नामकरण के संदर्भ में चर्चा करेंगे। यूं तो मैंने इससे पहले के व्याख्यान में नामकरण के आधारों की चर्चा की थी और विधिवत विश्लेषण किया था। उनको ध्यान में रखते हुए ही इस नामकरण को समझना और फिर अंत में जो मैं संदर्भ ग्रंथ बताऊंगा उनको पढ़ना, तो ये भी ठीक से समझ में आएंगे और अच्छे तरीके से इसको व्याख्यायित विश्लेषित कर सकोगे। यूं तो इस काल के अनेक नामकरण किए गए, चारण काल, सिद्ध काल आदि अनेक नामकरण किए गए, लेकिन चर्चा के केंद्र में मुख्य रूप से 3 नाम हैं। एक जो सर्वाधिक विवादित रहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया वीरगाथा काल नाम। दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया आदिकाल नाम। और तीसरा पंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया नाम सिद्ध सामंत काल। अब इन तीनों नामों का हम विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नामकरण को लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में बात करते हुए साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की चर्चा करते हुए मैंने इतिहास दृष्टि की बात की थी कि इतिहास में अपरंपार सामग्री है और उस सामग्री में से क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं ग्रहण करना है, क्या बहुत उपयोगी नहीं है, उसको छांटना है। इसका विवेक जरूरी है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास इसीलिए महत्वपूर्ण है कि पहली बार बहुत व्यवस्थित दृष्टि से इतिहास दृष्टि और इतिहास बोध का व्यापक रूप से निरूपण उनका साहित्य का इतिहास करता है। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस काल को देखते हैं तो मैंने उपलब्ध सामग्री की चर्चा करते हुए तुम्हें बताया था कि सिद्धों का साहित्य खास करके किस प्रकार से अपनी साधना पद्धति में बहुत हद तक सामाजिक सरोकारों से नहीं जुड़ पाता और धार्मिक साधनाओं तक सीमित रह जाता है। और धार्मिक साधनाएं भी इस प्रकार की साधनाएं हैं जो समाज के लिए बहुत उपयुक्त नहीं मानी जा सकती, जैसे पंचमकार आदि की साधना। दूसरा नाथों का साहित्य जो हठ पूर्वक इंद्रिय निग्रह की बात करता है, कुंडलिनी जागरण की बात करता है और उसके द्वारा ही सिद्धि की प्राप्ति की बात करता है, यानी कि उसका सामाजिक योगदान नगण्य के बराबर है। समाज से सरोकार रखने के बजाय वो समाज से पलायन की चीज़ सिखाता है। ये दोनों चीज़ें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य के इतिहास दृष्टि और साहित्यिक प्रतिमानों को नागवार गुजरी, इसलिए उन्होंने इसको साहित्य की कोटि से बाहर का रास्ता दिखाया। उन्होंने यह कहा कि ऐसा है कि सिद्धोनाथों की धार्मिक वाणियों को हम साहित्य की कोटि में नहीं रख सकते। इस दृष्टि से वह हिंदी साहित्य के आरंभ को वीरगाथा काल नाम देते हैं और उसे रासों से शुरू करते हैं। और रासों से शुरू ही नहीं करते बल्कि
इसके आरंभ का समय भी निर्धारित करते हैं, जहां मोटा मोटी तौर पर पहले 7वीं 8वीं शताब्दी के मध्य से इसके आरंभ की चर्चा की जा रही थी। वहाँ शुक्ल जी सीधे सीधे संवत 1050 से हिंदी साहित्य के इस युग का आरंभ मानते हैं। संवत 1050 यानी विक्रमी संवत, यह काल निर्धारण की एक भारतीय परंपरा थी जो विक्रमादित्य से शुरू होती है, और मुझे उम्मीद है कि हमें प्रीवियस में आकर इस परंपरा को समझ गई होगी। फिर भी सामान्य रूप से संकेत के रूप में मैं यह बता देता हूँ कि आज के प्रचलन में ईस्वी सन प्रचलित है, और इस दृष्टि से जब यह काल गणना तुम्हें निर्धारित करनी हो तो विक्रमी संवत को ईस्वी संवत में बदलने के लिए उसमें से 57 साल घटा देना चाहिए। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब संवत 1050 विक्रमी की बात करते हैं तो उसमें से 57 साल घटाओगी तो 993 आएगा, तो 993 ईस्वी होगा। इसी तरीके से 993 ईस्वी में जब 57 साल जोड़ दोगी तो 1050 आ जाएगा। तो यह मुझे लगता है कि बीए में और व्यापक रूप से तुम समझ चुकी होगी, अलग से इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जिन विद्यार्थियों से रह गया हो, जिन छात्राओं को नहीं समझ में आया हो, उसके लिए संकेत मैंने दे दिया। यहाँ से शुरू करते हैं, और रासो ग्रंथ इसके आधार बनते हैं। और जैसा कि उपलब्ध सामग्री के संदर्भ में मैंने यह चर्चा की थी कि रासो ग्रंथों का तात्पर्य उन्होंने वीर रसात्मक काव्य माना था। इस युद्ध में राजा अपने वीरता के कौशल को युद्ध भूमि में दिखाता था, और कवि वह कौशल उतना महत्वपूर्ण हो या न हो उसका प्रदर्शन बड़े मनोयोग से, बड़े ढंग से उस समय करता था। इस दृष्टि से यह काव्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अतुलनीय बन पड़ता है, और यहीं से इसकी शुरुआत मानते हैं। अब जरा इसके बाद मैंने एक चीज और बताया था कि जब रासो काव्य आते हैं तो उसमें राजा के आश्रय में रहने वाले कवि सक्रिय होते हैं और उनको प्रतिष्ठा मिलती है, और वो अपने आश्रयदाता की वीरता की प्रशंसा में ही काव्य लिखते हैं। यह प्रवृत्ति एक ठोस सामंती प्रवृत्ति है, जिसमें खुशामद पसंदगी को बहुत महत्व दिया जाता है। इस सामंती प्रवृत्ति के आधार पर लिखी गई कविता को महत्वपूर्ण कविता मानी गई, इसलिए प्रवृत्ति के आधार पर इस युग के काव्य की एक प्रवृत्ति सामंती प्रवृत्ति को ही माना जाता है। तो इस प्रवृत्ति के आधार पर एकाध लोगों ने नित्य नूतनता के प्रदर्शन मात्र से इसको सामंती प्रवृत्ति ही कहना उचित समझा है, जिसे चारण प्रवृत्ति भी कहा गया, जिसमें कि एक व्यक्ति किसी दूसरे की प्रशंसा मात्र के ही लिए बना हुआ है, वह केवल गुण ही देख रहा है, उसमें दोष नहीं देख पा रहा है। और गुणों में भी खास करके वीरता का गुण, सौंदर्य उपासना का गुण, सौंदर्य उपासना से तात्पर्य व्यापक सौंदर्य न होकर के स्त्री के रूप सौंदर्य मात्र का उल्लेख है। तो यह एक सामंती प्रवृत्ति भी इसमें मिलती है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी इतिहास दृष्टि के भीतर अपने आलोचनात्मक प्रतिमानों, जिनकी चर्चा मैंने बिल्कुल शुरू में की थी, जिसके तहत अन्याय और अत्याचार से सताए गए समाज की रक्षा के लिए उद्धत शक्ति से युक्त नायक सराहनीय और श्लाघनीय है, उसको भी देखते हुए इन काव्यों को उत्कृष्टतम काव्य मानते हैं, और इसीलिए यहीं से इनकी शुरुआत करते हैं। अब आचार्य शुक्ल का मत इतना प्रभावशाली था कि इसका विश्लेषण करना अपरिहार्य हो जाता है। तुम्हें ध्यान हो कि रासो काव्यों की पहली चीज तो ये कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो काव्य का अर्थ वीर रसात्मक काव्य ही माना था, अर्थात इसमें वीर गाथाएं ही लिखी गई। मैंने रासो काव्यों के उपलब्ध सामग्री के अंतर्गत रासो काव्यों का वर्णन करते हुए तुम्हें यह बताया था कि रासो का अर्थ वीर रसात्मक काव्य न होकर रस मात्र है, अर्थात रासौ असंभु नवरस सरस के उदाहरण के साथ मैंने बताया था कि कवि इस युग के काव्य को रासो काव्य न करके नवो रसों से युक्त काव्य मानते हैं। दूसरा, इसी का परिणाम यह निकलता है कि जहाँ
वीर रस का कारण बनता है श्रृंगार रस, यानी कि वीरता का प्रदर्शन जब भी होगा तो वह युद्ध भूमि में ही होगा, और युद्ध भूमि में जब प्रदर्शन होगा तो निसंदेह 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 इसका प्रदर्शन युद्ध जीतने के लिए होगा। और युद्ध जीतने के लिए जब कोई भी राजा उद्यत होता है तो उसका कारण कहीं न कहीं से स्त्री सामने आती है, और जब स्त्री आएगी और उसके लिए युद्ध होगा तो श्रृंगार रस का वर्णन मिलता है। इसलिए वीर रसात्मकता ही इसकी मूल प्रवृत्ति इस युग की नहीं ठहरती, इसलिए वीरगाथात्मक प्रवृत्ति के आधार पर इसका नामकरण वीरगाथा उचित नहीं लगता। तीसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन कि सिद्धोनाथों की धार्मिक वाणियों को हम साहित्य की कोट में नहीं रख सकते। इसमें हमें एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वयं भक्तिकालीन साहित्य की भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं, और भक्तिकालीन साहित्य सामाजिक सरोकारों और बहुत सारे अन्य आयामों से जुड़ता है, लेकिन अपने मूल चरित्र में वह भी धार्मिक साधनाओं को ही प्रश्रय देता है और उसको बहुत महत्व देता है और ईश्वर की महत्ता को स्थापित करता है। यह अलग बात है कि सिद्धोनाथों की धार्मिक वाणियाँ समाज को कोई बहुत महत्वपूर्ण आधार और आयाम प्रदान नहीं करती हैं, परंतु उन जो तर्क के आधार पर हम धार्मिक साहित्य को अगर हम खारिज करना शुरू करेंगे तो फिर यह प्रतिमान बन जाएगा, और इस प्रतिमान के आधार पर हम सिद्धोनाथों को खारिज करते हुए चलेंगे तो हम इस प्रतिमान के आधार पर भक्ति काल को भी हमें खारिज करना पड़ेगा। इस दृष्टि से भी यह नाम उचित नहीं जान पड़ता। इसलिए हमें प्रवृत्ति के आधार पर दिए गए इस नाम की में एक अव्याप्ति की सीमा मिलती है। मैंने नामकरण के आधार की चर्चा करते हुए पहले ही यह बताया था कि प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण श्रेष्ठ माना जाता है। यह ठीक है कि प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण श्रेष्ठतम है, लेकिन प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण वही नामकरण श्रेष्ठतम होगा जिसमें लगभग समस्त प्रवृत्तियां समाहित हो जाती हैं। परंतु इस नामकरण में एक सीमा होती है कि सिद्धोनाथों की वाणियाँ, जैन मुनियों की शांतरस की रचनाएं आदि प्राथमिक तौर पर प्रथम दृष्टया ही साहित्य की कोटि से बाहर हो जाती हैं। तो जब प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण करने का आधार महत्वपूर्ण है तो उस आधार में हम यह गला घोंटू प्रवृत्ति नहीं ला सकते कि हम आधे साहित्य को बाहर कर दें। इसलिए यह नामकरण बहुत समोचीन प्रतीत नहीं होता। अब आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नामकरण आदिकाल नामकरण। आदिकाल नामकरण की एक बड़ी खूबी यह है कि आदि शब्द जहाँ एक ऐतिहासिक आधार पर दिया गया नामकरण है, वहीं आदि शब्द अपने अर्थ में एक प्रवृत्ति का भी द्योतन करता। आदि का अर्थ है आरंभ, यानी कि किसी भी साहित्य के आरंभ में कोई भी प्रवृत्ति या कोई भी धारा बहुत परिपक्व नहीं होती है, थोड़ी बहुत उबड़ खाबड़ होती है। इसलिए उस उबड़ खाबड़पन की दृष्टि से आदिकाल शब्द ज़्यादा उपयुक्त होता है, और इसमें सिद्धोनाथों की वाणियाँ, जैन मुनियों की शांतरस की रचनाएं और स्वयं सारे रासो काव्य अपने संपूर्ण अर्थ में, जिसमें मांकड़ रासो भी समाहित हो जाता है, यहाँ तक कि फुटकल खाता के कवि भी समाहित हो जाते हैं। यह नामकरण बहुत उपयुक्त जान पड़ता है इस दृष्टि से जहाँ इसमें प्रवृत्तियों के आधार पर उसके आरंभ का पूरा संकेत मिलता है, वहीं आरंभिक विशेषताओं का भी स्वरूप लगभग स्पष्ट होने लगता है, जहाँ से चलकर आगे की प्रवृत्तियों का विकास होता है, जिसमें अंतः साधनात्मक वाणियाँ जो कबीर के यहाँ मिलती हैं, ईश्वर के उपासना का प्रॉपर प्रवृत्त रूप वहाँ पे मिलता है, जहाँ राम जैसा सशक्त नायक भक्ति काल में हमको दिखता है, जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ है, जो रासो काव्यों से शुरू हुआ, या जायसी का नायक आता है उत्तरार्ध में, जो
अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होता है। वहीं आगे चल के रीतिकाल में वह चारण परंपरा भी आती है। यानी कि अन्य बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं जिनके सूत्र आदिकाल में ही हमें मिल जाते हैं, जिनका विकास आगे के काल में हुआ। तो इस दृष्टि से आदिकाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम है। कि बाकी अन्य नाम जो हैं उनकी चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि उसमें कोई बहुत खास बात नहीं है, वो उसमें केवल और केवल नित्य नूतनता के कौशल की प्रवृत्ति मात्र है, जैसे चारण काला आदि। हाँ, एक नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है जो प्रवृत्तिगत आधार की प्रतिबद्धता को दोहराता है। अगर हम प्रतिबद्ध ही हैं कि हमको प्रवृत्ति के ही आधार पर इस काल का नामकरण करना है, तो राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया नाम सिद्ध सामंत काल ज़्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि इससे जहाँ सिद्धों नाथों की वाणियाँ इसमें समावेशित हो जाती हैं, वहीं रासो ग्रंथ भी समावेशित हो जाते हैं। लेकिन व्यापक अर्थ को समेटने की दृष्टि केवल और केवल आदिकाल शब्द में मिलती है, इसलिए इस युग का नामकरण आदिकाल करना ज़्यादा उपयुक्त और महत्वपूर्ण लगता है। बस आज इतना।